चलो, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग और प्लीज अपना ध्यान से सुनना। लास्ट क्वेश्चन है आपका लाइंस का। पहली 5 एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी थी डी में से, उन सब एक्सरसाइजेस में आपने क्या पढ़ा? लाइंस के बारे में। एंड आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेस मेन बताई हैं, 3, 4 और 5। उनमें जो क्वेश्चंस आपने पढ़े 200% गारंटी है उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है उनमें से, प्लीज अपना ध्यान से सुना और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपके सामने 2 लाइंस हैं, ठीक है? आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक कि दे इंटरसेक्ट और नॉट। कि हम लोगों को चेक करना है कि दे इंटरसेक्ट और नॉट। आगे सुनिए क्या है, इफ दे इंटरसेक्ट, और अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका लाइंस का, लास्ट क्वेश्चन। सपोज करो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप भूल गए, बिल्कुल माइंड से स्लिप हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको इस क्वेश्चन। एटलीस्ट कम से कम इतना तो आप चेक करके दिखा देना कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जो आप सीख के लेते कोप्लेनर। क्या निकालनी थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके इक्वल आनी चाहिए थी? 0। तो कम से कम वो काम कर देना। अगर आप में से कोई बच्चा, मैंने पहले कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो कि लास्ट क्वेश्चन समझाया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ उसकी क्या निकालनी हो? इक्वेशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, साथ साथ उसकी इक्वेशन निकालनी हो। और मैंने कहा था बच्चों की अगर इक्वेशन ना ही निकालनी तो एटलीस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जरूर निकाल के बाई वेक्टर। तो इसमें भी मैं आप बच्चों से यही बात कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में नहीं आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें कैसे नहीं निकालें, तो एटलीस्ट इन 2 लाइंस को कोप्लेनर जरूर निकालें। कोप्लेनर का ही दूसरा नाम था इंटरसेक्ट। रह जाएगी बात। चलिए, अगर आप ध्यान से अगर पढ़ते हो इस क्वेश्चन को तो ये रहेगा आपके आगे, कंफर्म रहेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है कि हमें ये चेक करना है कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, फिर लिखा है इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको इस क्वेश्चन के सिर्फ लास्ट 3 वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना है। लास्ट 3 वर्ड्स पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिर्फ इन 3 वर्ड्स पे कंसंट्रेट। और मैं चाहूंगा इन 3 वर्ड्स पे भी मत कंसंट्रेट करो, आप सिर्फ एक वर्ड पे कंसंट्रेट करो, पॉइंट। ओनली, सिर्फ एक वर्ड, पॉइंट। तो आगे बताओ, कोई भी लाइन होती है, आपने अगर वीडियो देखे हो और अच्छे से पढ़ा हो तो हमने लाइन पे हमेशा पॉइंट निकाला है। लेकिन लाइन पे पॉइंट इजीली वेक्टर फॉर्म में निकलता है, कार्टेशियन। तो इनको आप कार्टेशियन में बना। मैं कह रहा हूं ना, आप इसको इस तरह से सोचिए, इस तरह से पढ़िए कि भाई आपको बस ये वर्ड ध्यान देना है, पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है लाइंस का, आगे प्लेन्स पढ़ोगे सारा। तो लास्ट वर्ड पढ़ना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस पॉइंट वर्ड माइंड में होना चाहिए, पॉइंट। तो लाइन पे पॉइंट, और लाइन पे पॉइंट बहुत आराम से निकलता है जब वो कार्टेशियन फॉर्म। तो इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। जिसने नहीं सीखा वो सीख लेना। भी पहला वर्ड क्या लिखोगे? x - 3 अपॉन 1, y - 2 अपॉन 2, y - 2 अपॉन 2। फिर बोलिए z + 4 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। कार्टेशियन फॉर्म। इसकी कार्टेशियन फॉर्म आएगी बच्चों x - 5/3, फिर होगा y + 2/2। नेक्स्ट होगा, बोलिए क्या? z - 0/6 इज इक्वल टू, सीधा सा हिसाब है, x - 5 अपॉन 3। जो आई क्या है उसको देखो, y + 2 अपॉन 2
z माइनस 0 k कैप नहीं है अपॉन 6। अब आप बच्चों इस लाइन को नाम दे देंगे फर्स्ट और ये लाइन आपकी होगी सेकंड। अब आपका मेन माइंड में कौन सा वर्ड था? पॉइंट। तो दोनों पे पॉइंट निकालो। तो तीनों को बारी बारी किसके इक्वल लिखेंगे आप? लैम्डा। फाइंड एक्स वाई जेड। तो यहां से आपका आएगा लैम्डा प्लस 3, दिस इज योर लैम्डा प्लस 3। फिर आएगा बच्चों 2 लैम्डा प्लस 2 और फिर हो गया 2 लैम्डा माइनस 4। आप कहेंगे दिस इज एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन। समझ रहे हैं सभी बात को? फिर आप इस पे पॉइंट निकाल देंगे तो इस पे पॉइंट क्या आएगा बच्चों? आपका x आ जाएगा 3 म्यू प्लस 5, y आ जाएगा 2 म्यू माइनस 2, z आ जाएगा 6 म्यू। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन। अब आप इसको नाम दे दो बच्चों p और इसको q। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, रह जाएगा याद यहाँ तक? सोच लो या रिपीट करो? ठीक। अब आप सब बच्चे ये बताओ कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग, तो ये इनका क्या है? पॉइंट ऑफ। मुझे ये बताओ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट है या 2 पॉइंट है? सोच के 2 पॉइंट। एक्चुअल में ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी है और ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी है और ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे क्या कर रही? इंटरसेक्ट। तो ये एक ही पॉइंट बना, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट दोनों लाइनों पे है। तो मीनिंग एक पॉइंट इस लाइन का और एक पॉइंट इस लाइन का, अगर वो पॉइंट क्या हो जाए? कोइंसिडेंट, मीनिंग एक ही जगह पे आ जाए तो लाइन से इंटरसेक्ट करेगी। नहीं समझे बात बच्चों? एक पॉइंट इस लाइन का और एक पॉइंट इस लाइन का, ठीक है? अगर वो पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक। तो ये किसका पॉइंट है? फर्स्ट लाइन का और ये। तो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट फर्स्ट लाइन का और एक क्या करेंगे? कोइंसिडेंट। तो बस आप बच्चों को एक वर्ड लिखना है कि लेट P and Q coincide। वैसे एक वर्ड लेट P and Q coincide। कुछ नहीं, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आप बच्चों को बस ये लिखना है लेट P and Q coincide। कोई नहीं पूछ रहा आपसे क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं कह रहे। अब ये बताओ अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो बच्चों लैम्डा प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 3 म्यू प्लस 5। तो हम लिख देंगे कि लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 3 म्यू प्लस 5। तो यहां से पहली इक्वेशन आ गई आपकी लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। बच्चों 3 म्यू को इधर ले आओ, 3 को इधर ले। अब आपका होगा 2 म्यू माइनस 2 किसके इक्वल टू? लैम्डा प्लस 2। तो हम लिख देंगे बच्चों 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2। ठीक है? 2 म्यू को इधर ले आएंगे और इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4। 2 से आप सब बच्चे समझदार हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां बच जाएगा आपका माइनस 6 म्यू किसके इक्वल होगा? 2 लैम्डा माइनस 4। तो आप लिख देंगे बच्चों 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 6 म्यू। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 4। लैम्डा म्यू एक साइड रख लीजिए, कांस्टेंट एक साइड रख लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों 3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? चलो मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुन लेना, लास्ट क्वेश्चन है। ये दो लाइनें हैं, हमें चेक करनी है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर ये क्या करेंगी तो फाइंड द पॉइंट ऑफ। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ हमारा फोकस किस वर्ड पे होगा? पॉइंट। बस इस वर्ड पे पॉइंट।
तो आप सब बच्चों को पता है कि लाइन पे पॉइंट आराम से निकाल सकते हो आप। तो दोनों लाइनों को किस फॉर्म में बना दो, कार्टेशियन। एक पॉइंट इस पे आ गया, एक इस पे आ गया, निकाल सकते हो। फिर सीधा कह दो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो बच्चों इनके कोऑर्डिनेट सेम लिखेंगे। इतना काम है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स को इक्वल लिखना है, ठीक है। अब आप बच्चे बताओ कितनी इक्वेशंस हैं, 3। वेरिएबल्स 2, तो 2 ही सोल्व करो। तो बेटा आप इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सब बताओ इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बच्चों म्यू की वैल्यू आ जाएगी -2, म्यू की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर इस म्यू को आप यहां -2 लिखेंगे तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4। इक्वेशन 3 आएगी, वेरिएबल 2 है तो 2 सोल्व कर लो आगे लैम्डा में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ध्यान से सुनो, अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आपने इन 2 इक्वेशन से निकाली, अगर ये इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और लाइन इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से आएगा, क्वेश्चन खत्म, समझ गए। और अगर ये लैम्डा म्यू इसकी इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, समझ गए सभी। तो बच्चों लैम्डा और म्यू को इसमें पुट करके देखो आप, व्हाट इज लैम्डा -4, व्हाट इज म्यू -2, तो बच्चों +6, तो 2 ही आएगा। पुट करके देख लो लैम्डा म्यू इसमें। तो क्या इस लैम्डा म्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, बिल्कुल किया। तो आप क्या कहोगे, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो व्हाट इज लैम्डा बच्चों एंड व्हाट इज म्यू, P और Q पे पुट करो, नहीं समझे बात बच्चों। आपके पास इक्वेशंस कितनी आएंगी, 3। 2 सोल्व करके लैम्डा म्यू निकाल दोगे, तीसरी में पुट करके चेक कर लोगे। अगर उन्होंने तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और किया तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये लैम्डा म्यू उसको कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो इंटरसेक्ट करेंगे ना वो। तो ये लैम्डा और ये म्यू कहां पुट कर दोगे आप, P और Q कर दोगे, कर दोगे ना। ये दोनों पॉइंट बच्चों सेम आएंगे, वो सेम आएंगे ना, तो यही हम लोगों का क्या होगा, पॉइंट। तो ये था आपका, सोच लो आप बच्चों को क्वेश्चंस आने चाहिए। इमेज निकालना किसी पॉइंट की लाइन में, जो आपने सीखा 13.3 में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, वो चीजें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन पैरेलल एंड पैरेलल लाइंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ उसकी इक्वेशन, वो वाला क्वेश्चन। फिर इसमें आपने सीखा लाइंस कोप्लेनर प्रूव करना या इंटरसेक्टिंग प्रूव करना, वो क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस में से एक आना है, क्लियर हो आप सब बच्चों। ये था आपका लाइंस के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन्स, और डी जो बातें मैं समझाऊं, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो 13.1 और 13.2 है वो आपकी बेसिक चीजें हैं लाइंस की, है ना। आप में से जिस बच्चे ने 1 और 2 अच्छे से पढ़ी, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाइंस में। क्यों नहीं आई, वेक्टर को कार्टेशियन बना सकता था, वो कार्टेशियन को वेक्टर, रेशियोज की कोई गलती नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर पा रहा है। तो सिमिलरली जो आपका प्लेन है उसका आपका बेसिक एक्सरसाइज है 13.6, ये सीखना आपने। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्लेन। पहले मैं आपको बहुत सारे प्लेन्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और ध्यान से हर वर्ड समझ रखेंगे आप सब। देखिए बच्चों प्लीज ध्यान से सुनेंगे आप सब, एक एक वर्ड।
प्लेन पता है आपको कैसे बनाते हो? लाइन तो ऐसे बना देते हैं, ये बोर्ड एक प्लेन ही है, तो बोर्ड पे अगर आपको प्लेन बनाना है तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैंने ये आपके सामने एक प्लेन बना दिया, दिस इज योर एनी, ठीक है? तो प्लेन बना दिया, ऐसे ही बनाओगे प्लेन। बहुत ध्यान देके एक एक वर्ड सुनना, देखो प्लेन हो गया, ये बच्चों आपका क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0। मैंने इस ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या मैं यहीं तक करूंगा? बिल्कुल मिडल तक ले जाओगे। भाई जैसे आपका एक नोटबुक का पेज है, अगर आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल उसके मिडल में ही तो जाओगे, ये थोड़ी ना भारी हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जब प्लेन है तो बच्चों आपको ये परपेंडिकुलर यहां तक ड्रॉ करना है। पहली बात तो ये, अगर आप यहीं तक ड्रॉ कर दोगे तो वो ऑब्वियसली प्लेन से बाहर माना जाएगा, प्लेन को तो अटैच ही नहीं करेगा। अब परपेंडिकुलर का दूसरा नाम बताओ। नॉर्मल। तो डेफिनेटली ये इसलिए क्या है? नॉर्मल है आपका, नॉर्मल है, नॉर्मल का नाम ही तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल है। अब बच्चों मैंने इसमें ये एरो बना दिया, तो क्या हो गया? वेक्टर। यार इसी लाइन में अगर आप डायरेक्शन का जिक्र कर देते हो तो वो वेक्टर हो जाता है। तो आप ये बताओ, इसने आपने बोला क्या था इसको अभी? नॉर्मल, तो क्या हो गया अभी? नॉर्मल वेक्टर है। तो बच्चों ये आपका इधर होता है एन वेक्टर। भाई जो नॉर्मल के अलोंग हो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल वेक्टर। जो टेंजेंट के अलोंग हो वो टेंजेंट वेक्टर। तो ये नॉर्मल के अलोंग है तो हम इसको क्या करेंगे? नॉर्मल वेक्टर, एन वेक्टर। समझ रहे हैं आप? चलिए अब बहुत ध्यान से आप है ना टाइप्स पढ़ोगे प्लेन्स की। बच्चों सबसे पहले आप सीखेंगे जनरल इक्वेशन लिखना है प्लेन की, कि भाई किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होगी। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन? अब आप बच्चों ने पढ़ा था लाइंस जो होती है, लाइंस की वेक्टर फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है, तो प्लेन की भी वेक्टर कार्टेशियन होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है ना प्लेन की, उसकी मैं आपके सामने लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो उसकी वेक्टर फॉर्म आपके पास होगी भाई आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्यू। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्यू कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा आर वेक्टर पता है आपको क्या होता है? सीधा बच्चों एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। बोला जिंदगी में कभी आर वेक्टर लिखना हो तो यही रहेगा, फिर आप बीएससी पढ़ो, कभी कहीं तक पढ़ो, आर वेक्टर कभी भी लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऊपर। एन वेक्टर समझ गए कौन सा है? कौन सा? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल जो प्लेन के नॉर्मल, ठीक है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों की वेयर एन वेक्टर इज योर नॉर्मल वेक्टर। एन वेक्टर हमारा होता है नॉर्मल। चलिए बच्चों एन वेक्टर को मैं इसके इक्वल लिख देता हूं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस में सी के कैप, दिस इज योर एन। चलो अब आपके सामने बच्चों ये एन वेक्टर है, तो आप इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। ये एन वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। एबीसी। यार वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? उसके स्केलर कंपोनेंट एबीसी। क्या सोच रहे हो इसमें? ठीक है, तो बच्चों अब हम इसकी लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन वो सुनना भी कार्टेशियन बता सकते हो आप बच्चे, डायरेक्ट व्हाट विल बी योर कार्टेशियन फॉर्म?
डायरेक्ट। चलो बच्चों आर वेक्टर बताओ क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk आर वेक्टर होता है ये, लिख दो आर वेक्टर। फिर क्या लिखना है? डॉट, डॉट में कौन सा वेक्टर? n वेक्टर, ai प्लस bj प्लस ck और किसके इक्वल बच्चों? q। अब आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बताओ, ax प्लस by प्लस cz। सुनो ध्यान से बच्चों, इस q को इधर लाओ क्या तो क्या हो जाएगा? -q, और उस -q को ना मैं प्लस d लिख देता हूं, प्लस d। तो मैंने यहां पे लिख दिया अभी प्लस d इज इक्वल टू 0। समझ जाओगे d क्या है? -q है, कांस्टेंट ही तो है, उससे कंफ्यूज मत हो। तो ये होती है जनरल, रह जाएगी ना। अब एक बात पूछूंगा बस, वेक्टर थे वेक्टर, फिर से बताओ इसके रेशियोज क्या है? एबीसी है ना, तो ध्यान से सुनना प्लीज। ये प्लेन है, एक बार ही बोलूंगा फिर बार बार नहीं बोलूंगा आगे की पूरी 3D में। कोई भी प्लेन होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। इतना ही बोलो। कोई भी प्लेन आए ना, आप आगे पूरी 3D में और मैं कहूं भाई इस प्लेन के रेशियो बताओ आप, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ए बी सी। रह जाएगी लाइन याद या नहीं? सोच लो, कल तक भूल जाओगे। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं ये किसके डायरेक्शन रेशियो थे? नॉर्मल के थे ना, नॉर्मल के थे ना। तो अब आप अपने माइंड में फिक्स करो कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में कौन से होते हैं? जो नॉर्मल के होते हैं। क्योंकि बच्चों एबीसी तो किसके रेशियो थे? नॉर्मल के थे। तो आप याद कर दो अब इस चीज को कि प्लेन के रेशियो होते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, लेकिन उसके रेशियो वो होते हैं जो नॉर्मल के होते हैं। समझ रहे हैं बाबू? तो ये बच्चों आपकी चलो इस पे बेस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जैसे आप बच्चों को हमने ये बताया था कि भाई कोई भी लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो उसको कार्टेशियन, कार्टेशियन को वेक्टर, तो वो हम आपको पहले क्वेश्चन से सिखा रहे हैं। बच्चों ये आपका एक प्लेन गिवन है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, किसके इक्वल है? 1 के। सेकंड है बच्चों आपके पास x माइनस 2y प्लस 3z और दैट इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन है आपके पास। पहला प्लेन किस फॉर्म में? देखो आप सब समझदार हो, लाइन में क्या आता है? आर वेक्टर इक्वल, आर वेक्टर इक्वल प्लेन में हमेशा मिलेगा आर वेक्टर के आगे डॉट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत से बच्चों को देखिए नहीं पता लाइन में क्या आता है, प्लेन में। लाइन में सिंपल सी बात है यार, आर वेक्टर के आगे इक्वल होता है, प्लेन में आर वेक्टर के आगे डॉट होता है। तो बच्चों ये आपका प्लेन वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन बना दो, फट से कार्टेशियन बना दो बिना आर वेक्टर लिखे। 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों राइट साइड हमेशा 0 लिखनी है। यार नहीं आ रहा तो r लिख लेना, r तो एक ही वैल्यू रहेगी ना, xi प्लस yj प्लस zk, डॉट निकाल लेना या सीधा लिखो ना 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 1। सोच लो ये बहुत जरूरी चीज है, वेक्टर को कार्टेशियन, कार्टेशियन को वेक्टर बनाना, ये बहुत जरूरी चीज है। रह जाएगी बात ना? क्लियर? अब बच्चों ये आपकी कार्टेशियन है, इसको वेक्टर बनाना है, इसको वेक्टर बनाना है ना। तो वेक्टर में पहला वर्ड तो नो डाउट आर डॉट आएगा, वेक्टर बना रहे हो तो पहला वर्ड तो आर डॉट आएगा। अब बोलो x के साथ क्या है? तो i है, y के साथ क्या है? -2, तो -2j है,
z के साथ क्या है बच्चों 3, तो 3 टेक है, और जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाओ माइनस। पहले तो बच्चों फोकस करो, 1 मिनट इस पे की क्लियर हो जाएगा। प्लेन वेक्टर में है तो कार्टेशियन बनाना, और कार्टेशियन में तो वेक्टर। पहले इस पे फोकस करो कि क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सीधा सा यार बच्चों, वेक्टर है 2x + 3y - z - 1 = 0। ये है भाई i कैप - 2j कैप + 3k कैप और 3 डॉट r के साथ कांस्टेंट कर दो। भूलनी नहीं है चीजें, बता दो। क्लियर? चलो, ये कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने वेक्टर की, सॉरी प्लेन की आपके सामने, जनरल फॉर्म। अब मैं बच्चों आपके सामने लिख रहा हूं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? What is the normal form of it? कोई भी प्लेन है उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये बहुत अच्छे से टिप्स पे करती है। ये चीज क्लियर हो सभी या नहीं? बोलो फटाफट। ओके, तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म में भी आपकी 2 फॉर्म होंगी, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में है बच्चों आपका r डॉट n कैप, दिस इज इक्वल्स टू p। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ। अब इसमें ये जो p क्या है इसको p सुनो। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, drawn from the origin to the plane। अब सुनो भी सभी, आपने परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया था? ये आपके सामने है पूरा। आपने ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करा था ना आपने, नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो कहां से ड्रॉ किया था? प्लेन पे। तो बच्चों इस परपेंडिकुलर की आपको लेंथ गिवन है, और वो लेंथ क्या गिवन है? तो अब आप माइंड को फोकस करो। क्यों मैंने कुछ बोला था? कुछ है नहीं ना, मैंने कहा था क्यों कोई नंबर है। तो अब आप माइंड को रिलैक्स होकर ये सोचो कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमें किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है फ्रॉम, तो वो बच्चों नॉर्मल फॉर्म है। और नॉर्मल फॉर्म में r वेक्टर के आगे डॉट, डॉट के आगे n कैप आएगा। n वेक्टर में n कैप, समझते हो n कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। n कैप आप सब बच्चों को पता है कि ये होता है n वेक्टर बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सोच लो डिफरेंशिएट कर पाओगे? एक सिंपल तो डिफरेंशिएट है दोनों में क्या चीज अलग है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं, मैंने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। भाई जिस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दे फ्रॉम ओरिजिन, वो नॉर्मल फॉर्म, वो नॉर्मल फॉर्म है, ये याद। और नॉर्मल फॉर्म में r डॉट के आगे n कैप लिखना है, ना कि n वेक्टर। रह जाएगी बात। चलो अब आप सब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बता दो। अब मुझे एक चीज बता दो, बस सिर्फ एक चीज। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, अब एक्सप्लेन कर देता। बच्चों ये n वेक्टर होता है, तो आपने बोले कि ए बी सी इसके क्या होते हैं? क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, और हमें पता है रेशियोज की स्केयर्स का सम 1 नहीं होगा। भाई आपने इस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट थे उनको रेशियोज ही क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि इन तीनों की स्केयर्स का सम 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो क्या होगा? ये रेशियोज होंगे। तो बच्चों वेक्टर है तो वेक्टर में क्या है? रेशियोज।
ये क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस की स्क्वायर्स का सम हमेशा। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर में जो कंपोनेंट होते हैं ना वो कोसाइंस होते हैं, और जो वेक्टर होता है खाली वेक्टर उसमें रेशियोज होते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो मैं क्या लिखना चाहूंगा बच्चों? एन कैप। तो एन कैप में क्या आएंगे? रेशियो या कोसाइंस? कोसाइंस। तो बच्चों आपको एन कैप ये लिखना है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस एन के कैप। ये आपको एन कैप हो गया। डिफरेंशिएट क्लियर हो गया? क्या अलग था इनमें? बोलो अब आप इसी कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हो। व्हाट इज आर बच्चों? आर बोलो xi प्लस yj प्लस उसकी डॉट किसके साथ? एन कैप के साथ। तो बच्चों सीधी लिखनी है lx प्लस my प्लस nz। यहां p लिखना है इज इक्वल टू, क्योंकि p का नाम थोड़ी ना चेंज करोगे। तो बच्चों ये होगी आपकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 5 या 6 क्वेश्चंस, उनमें यूज है आपके, बाकी हमेशा जनरल फॉर्म में। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आज। लक्षित प्लीज। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों मैं वैसे बोल रहा हूं, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है कि उस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से 4 गिवन है। व्हाट इज दैट 4? v। समझ रहे हो बात? छोड़ो, आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है भाई, हम लोगों को वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। और जो उस प्लेन की क्या है? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? ओरिजिन से। क्या गिवन है? अभी 4 गिवन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी? हो गया ना? p होगी। अब जैसे माइंड में क्या आया? p नॉर्मल फॉर्म। जैसे माइंड में आ गया p नॉर्मल फॉर्म, तो बच्चों p कितना हो गया आपका? 4। आप समझदार हो, जब आप p अपने हाथ से लिख चुके हो तो p इसमें थोड़ी ना आया था, इसमें आया था, ठीक है। और बच्चों वो प्लेन इस वेक्टर के नॉर्मल है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो बच्चों ये कौन सा वेक्टर हुआ बताओ? n कैप। यार आप लोग गलती, अगर आप चलो आप इसको n कैप मानोगे, सभी समझदार है, बात बताओ ये n कैप क्यों नहीं है बताओ? यार इसका मैग्नीट्यूड 1 थोड़ी ना है, ये n कैप कहां से हो गया? ये n वेक्टर है। तो बच्चों आपको n वेक्टर दे रखा है, p दे रखा है, तो माइंड में क्लिक हो चुका है कि p अगर गिवन है नॉर्मल। तो बच्चों आपको निकालना क्या कैसे होगा? n कैप। और n कैप का क्या मीनिंग होगा भाई? n वेक्टर को n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। चलो फट से बताओ इसका मैग्नीट्यूड बताओ। 7। 49 आएगा टोटल, 49 का रूट 7 कर दो क्योंकि। तो व्हाट विल बी योर वेक्टर फॉर्म? बोलिए बच्चों। r डॉट व्हाट इज n कैप? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। नीचे क्या होगा बच्चों आपका? 7। p किसके इक्वल है? 4। चाहो तो इस 7 को इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 28। तो याद हो गया जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस कहां से गिवन है। अब मैं मिटाऊंगा ये सारी चीज मिटा दूंगा, देखता हूं कितना माइंड में होगा आपके लिए। वैसे एक बात याद रखो ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है ना तो नॉर्मल फॉर्म, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है तो जनरल फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप अगर आप क्लियर हुए तो फट से आप बता दोगे। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला तो चलो आप करना, ये वाला है बच्चों कि आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन की और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से। वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन की और बच्चों उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से आपको 5 गिवन है।
क्लियर हो सभी? यानी बताओ मेरे को, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है, तो क्या होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? p होती है। तो p आप लोगों को क्या गिवन है? 5। अब बच्चों जब आपने अपने हाथ से p लिख लिया तो आप उसकी क्या लिख लेंगे? नॉर्मल फॉर्म, r वेक्टर डॉट n कैप इसके इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं। एंड हैज -1, 2 and 2, -1, 2 and 2 the direction ratios of the norm. These are the direction ratios of the norm. तो बच्चों ये किसके डायरेक्शन रेशियो है? ये नॉर्मल वेक्टर। तो बच्चों आप नॉर्मल वेक्टर बताओ तो फट से। -i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k। अभी बताया था बच्चों आपको रेशियो किसके होते हैं? रेशियो n वेक्टर, कोसाइंस n कैप। तो ये क्या गिवन थे? रेशियो किसके? नॉर्मल के। n वेक्टर लिख दो। अब बच्चों यहां क्या लिखना बोलो? लिख पाओगे n कैप? इसको इसी के तो फट से बता दो चलो आप। r वेक्टर डॉट बोलिए -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बच्चों मैग्नीट्यूड बताइए इसका। 3 इज इक्वल टू 5। चाहो तो 3 को मल्टीप्लाई। तो क्या मैं श्योर हो जाऊं कि नॉर्मल फॉर्म जनरल फॉर्म पहचान दोगे आप? यानी कैसे पहचानोगे नॉर्मल फॉर्म? डिस्टेंस कहां से दे रखी हो? ओरिजिन से। तो वो p है और p जैसे माइंड में आया नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में n वेक्टर चाहिए, n कैप, ये बात है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 4। आपके सामने मैं एक प्लेन लिख रहा हूं r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। मैंने आपके सामने ये लिख दिया और इसके बाद मैं बच्चों लिख रहा हूं 5th क्वेश्चन। 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। ये दो प्लेन लिखे मैंने। मुझे बच्चों आपसे सिर्फ एक बात जाननी है, सिर्फ एक। ये जो मैंने आपके सामने प्लेन लिखा है, आप कह रहे हो सर हमें समझ में आई हर चीज, तो मुझे बच्चों एक चीज बता दो, ये प्लेन नॉर्मल फॉर्म में है या जनरल? समझ गए बच्चों? r डॉट के आगे n वेक्टर हो गया, n कैपिटल, तो ही बात होगी या तो n वेक्टर या। अब आप सब समझदार हो, क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है? तो ये n कैप तो हो नहीं सकता, क्या हो? n, तो ये जनरल फॉर्म। क्लियर? क्लियर हो सभी? इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना। अरे बच्चों आप समझ गए, r डॉट के आगे n वेक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। तो नॉर्मल फॉर्म कहता है r डॉट के आगे क्या लगाओगे? n कैप। तो इसको इसी के राइट खत्म क्वेश्चन। r वेक्टर डॉट बोलिए बच्चों 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो बच्चों 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो यहां क्या रह जाएगा? यहां भी तो डिवाइड करोगे। अब आप सब समझदार, मुझे ये बताओ ये कौन सा वेक्टर हुआ? n। तो बच्चों ये क्या हुआ? लेंथ ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, ये बताने की आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। r डॉट के आगे सिर्फ दो शब्द होंगे, या तो वेक्टर या n है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये n कैप होता, 1 नहीं है तो वेक्टर। तो ये n वेक्टर है, हमें किसमें कन्वर्ट करना था? इसको नॉर्मल फॉर्म में। तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना था? डिवाइड। तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। अब ये n कैप हो गया, ये p। चलो अगला वेक्टर प्लेन बताओ बच्चों, 5th प्लेन बोलो। चलो एक बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप सब।
प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? क्या होते हैं वो बताओ? ऐसे भी नहीं बच्चों, एबीसीडी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, ये सुनना है मुझे। ये प्लेन है, इसके मैं कहूंगी रेशियो बताओ, तो आप सीधा कहोगे जी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं? जो किसके होते हैं? नॉर्मल के होते हैं। ये बात ध्यान रखना। मैं ये दो चीजें बताई कितनी बार पूछूंगा आपसे, वे प्लेन के रेशियो बताओ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट कौन से होते हैं? जो नॉर्मल के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि ये आपके सामने प्लेन है, ये वेक्टर, छोड़ो वेक्टर में नहीं, कार्टेशियन में भी तो सीखो आप। जनरल है या नॉर्मल है? कैसे पहचानेंगे? इसके कोएफिशिएंट्स उठाओ, एक्स वाई जेड के ना, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या हुए बच्चों? 2, 3 और -1। अब मुझे ये बता दो ये रेशियो है या कोसाइन? रेशियो है यार। तीनों की स्केयर्स का संबंध कहां पे है? नहीं है, तो रेशियो है। समझ गए? तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब मुझे इस जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। तो एक चीज बता दो ना यार, जनरल फॉर्म में रेशियो आते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या आते हैं? कोसाइंस आते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इन रेशियो को कोसाइंस ही तो बनाना है। इन रेशियो को कोसाइंस ही तो बनाना है आपको। तो बताओ कैसे बनाते हो रेशियो को कोसाइंस? स्क्वायर्स का सम का उससे डिवाइड करो, तो क्या आएगा बताओ? √14। तो बच्चों √14 से इसको डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 2/√14x प्लस में आ जाएगा 3/√14y। ओके, और माइनस में बच्चों 1/√14 इंटू z, किसके इक्वल हो जाएगा? 5/√14। अब बच्चों आप सब ये बता दो व्हाट इज p, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी? Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। दिस इज योर p। अगर किसी को कंफ्यूजन है कुछ तो वो अभी बताओ, बोलो जल्दी बोलो, टाइम को मत देखना बर्बाद, ज्यादा ही हो गया। मेरे को रट्टा लगवाना होता है ना, 10 मिनट में करवा देता है अभी तक। चलो एक और बताओ, क्योंकि मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ना आपसे, मुझे वो दिमाग में रहेगा भाई मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता। प्लेन है, सारी चीजें पूछ रहा हूं। रेशियोज बताओ, फिर बोलो प्लेन के रेशियो क्या होते हैं? जैसे डेली क्लियर होती है ना, ऐसे गीत करवाऊंगा मैं आपसे क्लास में आओगे। प्लेन के रेशियो क्या होते हैं? भूलना नहीं है, एक्स वाई जेड के। ओके, बताओ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में है जनरल फॉर्म में? कैसे बचाना? क्योंकि इसमें जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं वो रेशियोज हैं, कोसाइंस नहीं है। क्योंकि रेशियोज की स्क्वायर्स का सम 1 नहीं होता, कोसाइंस की स्क्वायर्स का सम 1 होता है। तो रेशियो लिख लो ना, क्या हो गए बच्चों? 1 - 4 2। रेशियो है, क्या बना लोगे? क्योंकि हमें इस प्लेन को किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में रेशियो आते हैं कोसाइंस, तो इनको कोसाइंस बनाओगे। तीनों की स्क्वायर्स का सम कितना होगा? 9। 9 का रूट 3 से डिवाइड कर दो, तो बच्चों 1/3x माइनस 2/3y प्लस में 2/3z किसके इक्वल हो गया भाई? 2 के। कैन यू टेल मी p? length of drawn from the what are direction cosines? 1/3 समझ जाओगे? मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दूं तो उसमें एटलीस्ट ये तो बता देना कि नॉर्मल फॉर्म है जनरल फॉर्म है। यार सीधा सा माइंड है कि भाई जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ले ली जाए वो नॉर्मल फॉर्म, जिसमें r डॉट के आगे वेक्टर लिखा है, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो जनरल फॉर्म है, 1 है तो नॉर्मल फॉर्म। और क्या बच्चे सीख गए जनरल को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करना है?
वेक्टर कार्टेशियन दोनों में बता दो। अगली चीज स्टार्ट कर रहा हूं, हो जाओ क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं आज के लिए, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। 8 क्वेश्चन पढ़िए। उससे पहले मैं आपको एक प्लेन की इक्वेशन बता रहा हूं। कितने प्लेन पढ़ चुके हो आप? 2, जनरल, नॉर्मल। अगला पढ़ेंगे आप सब बच्चे। इक्वेशन लिखोगे आप सब। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये इक्वेशन बच्चों जरूर याद होनी चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point x1, y1, z1 and normal to the vector, normal to the vector n vector। अगला प्लेन है बच्चों, आज का लास्ट क्लास। इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की। वो प्लेन कितने पॉइंट से पास हुआ? 1 से। इस पॉइंट से पास है, और ये तो बताने की जरूरत है नहीं प्लेन किस वेक्टर के नॉर्मल होता है, n वेक्टर। तो नॉर्मल है वो n। तो बच्चों इसकी सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म। तो इसकी वेक्टर फॉर्म आपके पास होगी बच्चों r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू। आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है व्हाट इज बच्चों a वेक्टर? बताओ आप, लाइन पे भी पासिंग पॉइंट। बच्चों a वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। किसका? पॉइंट का। थ्रू विच प्लेन पासेस, जिससे प्लेन पास होता है। थ्रू विच प्लेन पासेस, जिससे बच्चों प्लेन पास होता है। प्लेन पासेस। भाई आपको एक पॉइंट दे रखा है ना जिससे प्लेन पास हो रहा है, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, मैं ये याद रख रहा हूं। ये देखो मैं बहुत इजी बता दूंगा बच्चों। ये लाइन है, क्या इस लाइन को मैं ऐसे लिख दूं? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट n वेक्टर। भाई डॉट n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट n को उधर दे दो। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। समझ रहे हो बात? चलो अब एक चीज बताऊंगा आपसे। इस प्लेन की मुझे कार्टेशियन फॉर्म बताना, डायरेक्ट बता दो। अगर आप कह रहे हो सर हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं तो मैं सोचूंगा आपको बकवास करते हैं, कुछ समझ नहीं आया। व्हाट इज आर वेक्टर बच्चों? आर वेक्टर बताओ। मत बोलो एक्स आई वाई जे जेड के, ये कह दो एक्स वाई जेड। ऐसे कहो ना, आई छोड़ो उसको, एक्स वाई जेड। व्हाट इज ए वेक्टर बच्चों? x1 y1 z1। एक्स वाई जेड में से x1 y1 z1 को माइनस करो। पहला वर्ड, पहला वर्ड x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। बच्चों n वेक्टर क्या बताया था? अभी लिखा था यार बोर्ड पे, ai प्लस bj प्लस ck। तो माइंड से फिक्स करो। व्हाट इज r माइनस a वेक्टर? x माइनस x1 y है, y माइनस y1 j है, z माइनस z1 और उसकी डॉट किसके साथ? n के साथ। तो बच्चों ये होगी कार्टेशियन फॉर्म, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस में बच्चों c इंटू z माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। कैन यू ड्रॉ? बता सकते हो कैसे ड्रॉ होगी? अरे प्रूफ कर लोगे इसका, सिंपल है, नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चलो आप ध्यान से सुनो। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा था, छोटा, एक चुटकियों में करते हैं, ठीक है?
आप सिर्फ एक बात बताओ, लाइन की कितनी इक्वेशन पढ़ी? लाइन की दो ही तो थी, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। प्लेन की भी दो ही पढ़ी, मैं 2 पढ़ाऊंगा आपसे क्योंकि मैं ज्यादा फॉर्म में आ रहा हूं। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। कभी भी प्लेन आ जाए तो बस इतना सोचो, प्लेन एक पॉइंट से पास हुआ है 3 से, ठीक है? तो ये कौन सा प्लेन है ये बताओ। आप कुछ मत देखो, प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, तो पता है कौन सी फॉर्म याद रखना, ये वाली। पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप बच्चे कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि हम कार्टेशियन को वेक्टर बना देंगे, वेक्टर को तो कार्टेशियन याद रखो। तो बच्चों ये इक्वेशन बताओ, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की। और बच्चों वो प्लेन इस पॉइंट से कर रहा है पास 5 2 -4, ओके? और वो आपका परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और बच्चों उस लाइन के आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1। बच्चों फट से बता दो, ये याद करके लाना, नेक्स्ट जब भी आओ आप लेक्चर में जरूर याद करो। रह याद, क्या याद रखोगे इसको, क्या याद रखोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये होती है। एबीसी क्या होता है बताओगे? एबीसी डायरेक्शन किसके किसके? नॉर्मल। और यही प्लेन के भी होते हैं। बता दो यार, छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन भी बता सकते हो। बड़ा रेशियोज बच्चों 2 3 -1। व्हाट इज x1? y1 z1। चलो छोड़ो यार, आप कंफ्यूज हो गए। प्लेन कितने पॉइंट से पास हो? लिख दोगे ना? तो चलो बताओ, प्लेन बताओ। a into x minus 5 प्लस में बच्चों b into y minus 2 और प्लस में हो गया c into z plus 4। किसके इक्वल हो गया? 0। अब सब बच्चे बताओ, प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? तो प्लेन होता किसके परपेंडिकुलर है? नॉर्मल के। तो वो लाइन बताओ क्या हुई? नॉर्मल की। तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो है? नॉर्मल के। व्हाट इज a? 2। व्हाट इज b? 3। व्हाट इज c? क्लियर हो या नहीं बताओ? अरे जल्दी मत जाओ, और 1 मिनट हो जाएगी। बताओ क्लियर हो? तो याद कर लेना, ठीक है? आज